नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने यहां छापा मारा है। ईडी की टीम ने 10 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विपिन कुमार के यहाँ भी छापेमारी हुई है। सलभ कुमार जो जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सांसद एनटी गुप्ता के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार डीजेबी के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल की ईडी हिरासत में अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में हुई। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को दिल्ली जल बोर्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 5 दिन के हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया था। ईडी ने दोनों के रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दोनों की 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है। बीते साल 18 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया था। उन्होंने जल बोर्ड के बैंक खातों की स्टेटमेंट में वित्तीय रिपोर्ट का जिक्र भी किया था और कहा था कि वर्ष 2018 और 19 से 2022-23 के बीच बोर्ड के वित्तीय खर्च के बारे में कई जानकारियां छिपाई गई हैं। अगली खबर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी भाजपा की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा और अगर किसी को मानती है तो वह ईडी को मानती है, यह सबको पता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल का खेल तो ईडी ने किया है। अजीत पवार के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन ईडी वहां नहीं पहुंची। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना होगा। चंडीगढ़ महापौर चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की लोकतंत्र की हत्या वाली टिप्पणी पर कहा कि संज्ञान लेने का क्या होता है। महाराष्ट्र में भी संज्ञान लिया गया। लोकतंत्र की हत्या सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुना तक नहीं और गलत फैसले देकर असंवैधानिक सरकार की स्थापना की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करने वाला है। अगली खबर, पाकिस्तान की नई पार्टी मरकज मुस्लिम लीग ने पंजाब प्रांत के कसूर जिले की एक रैली को आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। रैली के दौरान उन्हें खुले मन से कश्मीर में जिहाद करने की कस्में दिलाई गई। MML पार्टी के लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल मोर्चा बताया जा रहा है। इस पार्टी को बनाने के पीछे घोषित आतंकवादी हाफिज सईद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैली के दौरान मरकजी लीग के वक्ता भारत के केंद्र सरकार में रखकर भाषण दे रहे थे। इन लोगों ने विदेश नीति में बदलाव किए जाने को जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर को ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कश्मीर को हम पाकिस्तान से नहीं मिला लेते, तब तक हम चैन नहीं लेने वाले हैं। इस दौरान पाकिस्तान में जिहाद करने की कस्में भी खाई गई हैं। खुले मंच में भारत विरोधी और कश्मीर में जिहाद के नारे लगवाए गए। पाकिस्तान में आम चुनाव में मरकजी मुस्लिम लीग नाम की इस पार्टी को 2008 में हुई मुंबई हमलों में मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधी कई समूह का नया चेहरा माना जा रहा है। पार्टी ने पाकिस्तान के कई शहरों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन उम्मीदवारों में ज्यादातर लोग हाफिज सईद के रिश्तेदार हैं या फिर पूर्व के प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और मिल्ली मुस्लिम से जुड़े लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकियों की सूची में हाफिज सईद का नाम जोड़ा था, जो लोग लाहौर की एक जेल में बंद हैं। हाफिज सईद की पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता के मामले में कुल 31 साल की सजा सुनाई है। दूसरी तरफ हाफिज सईद का बेटा तहला सईद मरकजी मुस्लिम लीग पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर पाकिस्तान के आम चुनाव में भाग ले रहा है। तलहा सईद लाहौर की NN 122 सीट से नेशनल असेंबली के मैदान में है। रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद के बेटे की तरह उसका दामाद हाफिज नेक गुज्जर भी मरकज मुस्लिम लीग टिकट पर पंजाब विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पटल पर रखा। इस दौरान विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। हालांकि समान नागरिक संहिता अध्ययन के जरिए 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। प्रदेश की धामी सरकार आज विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक भी पेश करेगी।
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि सदन के सारे काम छोड़कर सिर्फ यूसीसी पर चर्चा होगी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता के कार्यक्रम की कार्यमंत्रणा बैठक में तय हुआ है कि इस दौरान प्रश्नकाल और कार्य स्थगन तक नहीं होगा। यूसीसी पर चर्चा के साथ ही राज्य में आंदोलनकारियों के आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष की मांग थी कि यूसीसी पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चले। जो उसके अनुसार चलता है, भाजपा इसकी लगातार उपेक्षा कर रही है। अगली खबर, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सहयोगी दल द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जहां 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, वहीं लोजपा ने अभी 11 क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव प्रभारी की घोषणा कर एक तरह से सीटों की दावेदारी पेश कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं। मांझी जिस भी संगठन में रहे, उनकी पहचान दबाव में की राजनीति करने की ही रही है। एक और मांझी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हम के नेता संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को मिलने भी पहुंचे थे। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में भी बंटवारे की बात अभी नहीं हुई है, लेकिन लोजपा ने राज्य के 11 लोकसभा सीटों में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवदा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। माना जा रहा है कि लोजपा ने इन सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। इन सीटों में हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस खुद सांसद हैं। पार्टी के नेता हालांकि इस मामले पर खुलकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि पार्टी इन सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, जो भी सीट मिलेगी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा के हिस्से 6 सीटें आई थी, लेकिन इस साल होने वाले चुनाव में परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। लोजपा में भी 2 गुट बन गए हैं, जबकि एनडीए में सहयोगी पार्टी की संख्या भी पिछले चुनाव से काफी बढ़ी है। आखिरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की है। सोमवार को संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी 370 सीट जीतेगी, जबकि एनडीए को 400 सीटें मिलेगी। इसी पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर तीखा हमला बोला है और कहा कि इसका मतलब है कि ईवीएम सेट कर ली गई है। मनोज झा के मुताबिक अगर 370 का आंकड़ा कहा जा रहा है और एनडीए के 400 सीट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है रिंगिंग का काम पूरा हो गया है, यानी ईवीएम सेट हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि भारी बहुमत से आएंगे। आप जब 370 कहते हैं तो शक होता है। पीएम मोदी पर आगे वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मनोज झा बोले, अगर आप वादा पूरा न करके भी 370 का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है। 2014 में आप किस वादे पर आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, आज कितना हो गया? 20 करोड़। 20 करोड़ में 20 लाख दिया है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारियों का पेंशन का मसला भी वही है। एक तरफ आप कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं, तो इतने करोड़ लोगों को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? ये पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों में विरोधाभास है। राजद सांसद इसके अलावा पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर शानदार तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट करने का भी आरोप लगाया। वह बोले कि पीएम मोदी की तरह हेडलाइन मैनेजमेंट करने में कोई उत्साह नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से उन्होंने पतझड़ को सावन विकसित करने की कला साबित कर दी है, इसलिए उन्हें मुबारक हो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।